हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टेक्नो। आप देख रहे हैं एसी टेक्नो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डबल डोर में फ्रॉस्ट फ्री में जो टाइमर यूज़ होते हैं उसकी किस तरीके से वायरिंग करेंगे और किस तरीके से ये यूज़ होते हैं, इनका काम क्या है और हम लोग कौन सी पिन चेक करेंगे, कौन सी पिन पे सप्लाई दी जाती है। तो ये काफ़ी डिफरेंट टाइप मॉडल रेफ्रिजरेटर में यूज़ होते हैं। अलग अलग प्रकार के फ्रिज जो होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के टाइमर यूज़ होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एसी टेक्नो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक दूसरे तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको पता हो कि टाइमर में किस तरीके से वायरिंग की जाती है, किस तरीके से सप्लाई दी जाती है, उनकी वर्किंग क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये 2 टाइमर रखे हुए हैं तो मैं किसी भी एक टाइमर को ले लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो अलग अलग टाइप के रेफ्रिजरेटर होते हैं फ्रॉस्ट फ्री वाले, जिसमें कि अलग अलग टाइमिंग होती है। जैसे कि इसमें 8 घंटे की टाइमिंग है। ये 8 घंटे तक कंप्रेसर को सप्लाई देता है, उसके बाद डिफ्रॉस्टिंग मोड पे चला जाता है, मतलब हीटर को सप्लाई देता है फिर ये। और रेफ्रिजरेटर में जो अंदर कूलिंग कॉयल होता है जिसको हम लोग एवापोरेटर कहते हैं, एवापोरेटर पे आई हुई आइस को मेल्ट कर देता है ये। 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 35 मिनट इसके अंदर जो है आइस मेल्ट हो जाती है और वापस ये कंप्रेसर को सप्लाई दे देता है। जैसे कि मेरे पास दूसरा टाइमर है, तो ये दूसरा टाइमर, इस पर आप देख सकते हैं 9 घंटा 40 मिनट का है ये 9 घंटा 40 मिनट सप्लाई देता है कंप्रेसर को और उसके बाद ये डिफ्रॉस्टिंग मोड पे चला जाता है। फिर ये हीटर को सप्लाई देता है, कंप्रेसर को बंद कर देता है और हीटर को सप्लाई देने के बाद आइस को मेल्ट करा देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि इस पे हम लोग किस प्रकार से सप्लाई देंगे। इस टाइमर को हम अलग कर देते हैं। मैं इस टाइमर पे आपको बताता हूँ। जैसे कि इस पे आप देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ भी है। इस पे देखिए लिखा हुआ है, ये न्यूट्रल है। यहाँ पे ये कंप्रेसर के लिए सप्लाई 4 नंबर पे दी हुई है और ये 3 नंबर पिन जो होती है वो सब पे सेम होती है। सब पे मेन सप्लाई, जितने भी टाइमर होंगे सब पे मेन सप्लाई वो 3 नंबर पे आएगी। इनमें 4 पिनें होती हैं। जैसे कि इसमें यहाँ एक पिन दी हुई है, इसमें एक यहाँ पिन दी हुई है, इसमें यहाँ पे न्यूट्रल आएगा। 1 नंबर पिन जो होती है फ्रेंड्स वो न्यूट्रल की होती है, इसमें 1 नंबर पिन यहाँ पे दी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 1 नंबर पिन जो है ये न्यूट्रल की है, इसमें यहाँ पे न्यूट्रल दिया हुआ है और इसमें टाइमर में यहाँ पे न्यूट्रल दिया हुआ है। और 3 नंबर जो पिन होती है ये थर्मोस्टेट जो फ्रिज में लगा होता है उससे सप्लाई निकल के यहाँ पे आती है टाइमर के 3 नंबर पिन पे। जैसे कि इस टाइमर में भी आप, मैं इसको भी ले लेता हूँ टाइमर को, इसमें भी 3 नंबर आपको ये दिख रहा होगा, 3 नंबर है, 3 नंबर है। तो 3 नंबर की पिन पे सप्लाई आएगी थर्मोस्टेट से। तो इसमें तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 4 नंबर कंप्रेसर के लिए है। ठीक है, 3 नंबर ये कॉमन हो गया। ठीक है, जो थर्मोस्टेट से सप्लाई आएगी 3 नंबर पे और 2 नंबर पे हीटर है। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर इस पे तो लिखा है, इस पे नहीं लिखा है, तो भी हम लोग ऐसे ही पता करेंगे कि 4 नंबर कंप्रेसर के लिए हो गया और 2 नंबर हीटर के लिए हो गया और 3 नंबर जो हो गया वो मेन सप्लाई और 1 नंबर पे न्यूट्रल। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आपको इसको टेस्टिंग भी बता देते हैं। मैं आपको टेस्टिंग बताता हूँ कि इसकी टेस्टिंग किस तरीके से होगी। क्लैम मीटर की मदद से, क्लैम मीटर को हम लोगों को कंटिन्यूटी पे लगा लेना है। कंटिन्यूटी टेस्टिंग पे देखिए बजर बज रहा है। अब ये 1 नंबर हो गया और ये हो गया इसका 3 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स। जब 1 नंबर और 3 नंबर पे सप्लाई जाएगी तो ये टाइमर वर्किंग करेगा
और अगर हमको इसकी मीटर से टेस्टिंग करना है, मुझे आपको मीटर से बताना है कि मीटर से हम लोग इसकी कैसे टेस्टिंग करेंगे। तो अगर मीटर से इसकी टेस्टिंग करना है तो हमको इसको कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। जैसे कि 1 नंबर तो इसका न्यूट्रल हो गया, मैंने 1 नंबर को छोड़ दिया, और ये इसका 3 नंबर है, और ये इसका हो गया 4 नंबर। अब यहाँ देखिए आपको कंटिन्यूटी मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका कंप्रेसर वाला पॉइंट है, यहाँ कंटिन्यूटी मिल रही है। मतलब ये जो लॉन्ग टाइम तक चल रहा है, केम घुमाने के बाद, ये केम होता है, इसके अंदर एक मोटर लगी रहती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ सप्लाई मिल रही है वो। और इसके बाद अगर हम इसको घुमाएंगे, अब ये डिफ्रॉस्टिंग मोड पे चला गया है। अब यही सप्लाई हमको 3 से 2 पे ट्रांसफ़र कर दी गई है, टाइमर ने 2 पे ट्रांसफ़र कर दी है। अब ये हमको 3 से 2 पे सप्लाई मिलेगी। ये देखिए फ्रेंड, 2 नंबर पिन है ये। अब यहाँ पे सप्लाई मिलेगी। अब हमको 4 नंबर पे कोई सप्लाई नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सप्लाई यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गई, कंप्रेसर से डिस्कनेक्ट हो गई है। अब कंप्रेसर यहाँ पे बंद हो गया है। अब रेफ्रिजरेटर डिफ्रॉस्टिंग मोड पे चला गया है। तो हम लोग ऐसे इसकी टेस्टिंग करेंगे। और इसमें बीच में एक मोटर लगी रहती है जो 8 घंटे तक, जैसे मैंने आपको बताया, किसी में 8 घंटा, किसी में 8.5 घंटा, किसी में 9 घंटा 40 मिनट, सबका अलग अलग टाइम होता है, सब अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। तो टाइमर इस तरीके से चलता है, जो रेफ्रिजरेटर को 8 घंटे तक, 9 घंटे तक कंप्रेसर को सप्लाई देता रहता है, और कंप्रेसर जो है रेफ्रिजरेटर में कूलिंग बनाए रहता है। और 8-9 घंटे के बाद ये मोटर बंद हो जाती है, और सप्लाई जो है, जो कंप्रेसर वाली है, वो हीटर पे ट्रांसफ़र हो जाती है। 8 घंटे 9 घंटे के बाद ये सप्लाई ट्रांसफ़र होके हीटर को मिल जाती है। फिर हीटर 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा तक डिफ्रॉस्टिंग करता है, और डिफ्रॉस्टिंग करने के बाद जितनी भी रेफ्रिजरेटर में या ऑपरेटर के ऊपर आइस आई हुई होती है, उसको मेल्ट कर देता है, और वापस से ये सप्लाई जो है फिर 4 नंबर पे आ जाती है, और कंप्रेसर को सप्लाई मिल जाती है, जिससे कि कंप्रेसर फिर से रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग प्रोवाइड कराता है, और कूलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो टाइमर का सिर्फ इतना सा काम है, टाइम टाइम पे रेफ्रिजरेटर को कूलिंग प्रोवाइड कराना, और टाइम पूरा होने पे डिफ्रॉस्टिंग हीटर को सप्लाई देना, और आइस को मेल्ट कर देना, डिफ्रॉस्ट कर देना। टाइमर का सिर्फ इतना सा काम है फ्रेंड्स। जो 3 नंबर पे सप्लाई आती है, ये थर्मोस्टेट से होके आती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट लगा रहता है, चाहे वो सिंगल डोर हो चाहे डबल डोर हो। डबल डोर है तो यहाँ पे 3 नंबर पे सप्लाई थर्मोस्टेट से होके आएगी। 1 नंबर पे न्यूट्रल आता है, 4 नंबर जो है वो कंप्रेसर के लिए जाता है, और 2 नंबर जो है वो डिफ्रॉस्टिंग हीटर के लिए जाता है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से मीटर से इसकी टेस्टिंग होगी। इसी तरीके से ये वाला भी टाइमर, सबकी टेस्टिंग सेम है। 4 नंबर से कंप्रेसर को, और 2 नंबर से हीटर को, और 3 नंबर मेन। देखिए इसमें भी वही चीज़ है, ये 4 नंबर है, 4 नंबर पे ये सप्लाई, 3 नंबर पे मेन। क्योंकि अभी ये डिफ्रॉस्टिंग पे लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 2 नंबर पे सप्लाई हमको मिल रही है। ये आपस में कंटिन्यूटी शो कर रहे हैं। अब मैंने इसको डिफ्रॉस्टिंग से हटा दिया है। अब यहाँ पे मुझे सप्लाई नहीं मिलेगी, अब मुझे मिलेगी 4 नंबर पे। देखिए 4 नंबर पे सप्लाई मुझे मिली, आप लोग देख सकते हैं 4 नंबर पे सप्लाई मुझे मिली। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 नंबर पे, क्योंकि अभी ये कंप्रेसर लॉन्ग टाइम के लिए चल रहा है यहाँ पे,
इसलिए मुझे 4 नंबर पे सप्लाई मिली। अब ये डिफ्रॉस्टिंग पे अगर चला जाएगा, इसको मैं घुमाऊंगा, अब यही सप्लाई मुझे 3 और 2 के बीच में मिली। कंटिन्यूटी मुझे 3 और 2 के बीच में मिली। अब ये 2 नंबर हीटर के लिए हो गया और 3 नंबर तो हमारा मेन है। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पे अगर आपको टाइमर में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम लग रही है कि वायरिंग किस तरीके से होगी, अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप इस तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहले टेस्टिंग देख लीजिए करके कि अगर आप पूरा केम घुमा रहे हैं, ये बीच वाला केम हो गया, मोटर का केम आपने पूरा घुमाया, आपको लॉन्ग सप्लाई कहाँ पे मिल रही है आपने ये देख लिया। अगर आपको लॉन्ग सप्लाई 3 और 4 के बीच में मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी मेन सप्लाई ये हो गई। 3 नंबर तो आपकी मेन है और 2 नंबर आपकी, ये 2 नंबर आपकी हो गई हीटर के लिए। ठीक है, 2 नंबर आपकी हीटर के लिए हो गई। यहाँ पे मुझे 4 नंबर पे मिली। ठीक है, अब ये मुझे लॉन्ग सप्लाई जहाँ पे मिल रही है मैंने वहाँ रोक दिया, मुझे लॉन्ग सप्लाई यहीं पे मिल रही है तो अभी मेरा, अब जैसे बाई चांस ये स्टिकर यहाँ पे हटा हुआ हो, ये स्टिकर ना हो तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कौन सी सप्लाई कहाँ पे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए तो मुझे मल्टीमीटर की मदद से ही टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीमीटर से अगर मैं टेस्ट करूँगा तो मुझे तो पता ही नहीं है कि 4 नंबर कौन सा है, 3 नंबर कौन सा है। ठीक है, अब मैंने ये बीच वाला पिन जो है इसका बना लिया 3 नंबर और इधर देखा, अब ये 4 नंबर मुझे मिल गई। ये कंप्रेसर के लिए मैंने और घुमाया, मैंने देखा कि यही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। बहुत सरल टेस्टिंग है इसकी, आसान टेस्टिंग है टाइमर की, कोई ख़ास ऐसी टेस्टिंग नहीं है। 1 नंबर इसका न्यूट्रल होता है, 4 नंबर पिन जो है वो कंप्रेसर के लिए जाती है, 3 नंबर तो मेन हो गई जो थर्मोस्टेट से मेन सप्लाई आएगी और 2 नंबर हीटर के लिए होती है। और ये बीच में जो लगा है इसमें ये केम होता है, बहुत स्लो नाचता है मोटर की मदद से, इसमें बीच में एक मोटर लगा होता है। ठीक है फ्रेंड, जब भी ये कभी ख़राब होता है तो इसमें खड़खड़ाहट की आवाज़ आने लगती है, मोटर रुक रुक के चलती है, जिसके वजह से अब ये 4 नंबर की सप्लाई है तो ये 4 नंबर की सप्लाई 2 नंबर पे कन्वर्ट नहीं हो पाती है, जिससे क्या होता है कंप्रेसर कंटिन्यूटी चलता रहता है। जब कंटिन्यू चलता रहेगा तो आइस ज़्यादा हो जाएगी और डिफ्रॉस्टिंग हीटर काम नहीं करेगा, डिफ्रॉस्टिंग हीटर काम नहीं करेगा तो आइस जो है मेल्ट नहीं होगी। तो उस कंडीशन में हम लोगों को टाइमर को चेंज कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स, आगे दूसरी वीडियो लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा कि इससे भी अच्छी वीडियो बने। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।